हेलो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज सज्जाद सर। आज नई वीडियो के साथ जो है हम स्टार्ट करेंगे 10th साइंस का फिज़िक्स वाला पार्ट। जैसे कि आप जानते हैं हमारे 10th क्लास में साइंस के दो पार्ट है, पेपर 1 एंड पेपर 2। दो पार्ट, दो बुक्स अलग अलग दिए हुए हैं। फर्स्ट बुक में केमिस्ट्री और फिज़िक्स जो है दोनों कंबाइन है और सेकंड बुक में बायोलॉजी है। तो फर्स्ट जो चैप्टर है हमारा ग्रेविटेशन, जिसको तजाजुब या सकल बोलते हैं उर्दू में अपन, वो चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे आज। पहला चैप्टर है जो फिजिक्स से रिलेटेड। अब सबसे पहले तो आप सबको ये पता होना चाहिए फिजिक्स किसको बोलेंगे, यानी इल्म तबीयत। याद रखिए साइंस की ऐसी शाख जिसमें हम कुदरत का मुताला करते हैं। कुदरत और जो कुदरती मज़हर है उनके हम मुताला जो करते हैं उनको बोलेंगे, उस ब्रांच को बोलेंगे, उस शाख को बोलेंगे हम तबीयत। यानी द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी डील्स विद द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फेनोमेना इज कॉल्ड फिजिक्स। तो यहाँ पर हम देखेंगे ग्रेविटेशन जो पहला चैप्टर है। अब जैसे ही आपने ग्रेविटेशन सुना, उर्दू में इसको सकल भी बोलते हैं, तजाजुब भी बोलते हैं। आपके जहन में एक साइंटिस्ट का नाम आ जाता जो बचपन से आप सुने होंगे ग्रेविटी से रिलेटेड। तो कौन था वो? न्यूटन था। न्यूटन था, काफ़ी मशहूर था। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे फिजिक्स सिर्फ, तो आपको दो लोग मिलेंगे, एक न्यूटन और एक आइंस्टाइन, दोनों मिलेंगे, है ना। क्यों ऐसा? क्योंकि इनका इन्वेंशन, इनका काम ऐसा बहुत बड़ा है। तो एक्चुअल में एक कहानी छोटी सी इसकी ये है कि ये दरख्त के नीचे बैठा हुआ रहता है, एप्पल ट्री के नीचे। तो एक एप्पल ऊपर से नीचे गिर जाता, फिर तुम रहे तो क्या करते थे, लेके खा लेते थे। उन्हें क्या करता नहीं, उन्हें सोचता कि ये नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया टूट के। फिर एक्सपेरिमेंट 2-3 बार उछाल के देखता, फिर उन्होंने नहीं, कुछ तो भी ऐसी चीज़ है जो इसको नीचे की जानिब जो है खींच रही है, यानी कुछ ऐसा है जो इसको अट्रैक्ट कर रही है टूवर्ड्स द डाउनवर्ड डायरेक्शन, नीचे की सिम में। फिर उसने उस फोर्स को नाम दिया ग्रेविटी उसको नाम दिया ग्रेविटेशन, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ग्रेविटी उर्दू में आप उसको कशिश सकल बोल सकते, या सकल या तजाजुब आप उसको उर्दू में बोल सकते। तो कि हम सबसे पहले हमारा जो चैप्टर है उसमें जो पढ़ेंगे, तो उसके लिए आप फर्ज कीजिए कि दो अजसाम है। लेट अस कंसिडर 2 बॉडीज। इसका मास सपोज कर लो m1 है, इसका मास सपोज कर लो m2 है। दोनों का दरमियानी फासला सपोज कर लो r है, d k कुछ भी ले सकते हैं। डिस्टेंस इनका r है, ये फर्ज कर लिया आपने, डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 ऑब्जेक्ट्स, ये फर्ज किए। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, चैप्टर के शुरू में अब चूंकि इसी ने इन्वेंशन किया तो हमारा चैप्टर भी शुरू इसी से होता है। तो आप सबसे पहले पढ़ेंगे न्यूटन का सकल का कानून, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। सो लिख सकते हैं आप न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को कैसे पढ़ना है। ये दो ऑब्जेक्ट है, ये इसका डिस्टेंस है r। अब आपको क्या करना है, इक्वेशन याद रखना है। इक्वेशन को आप वर्डिंग में बोल देंगे, ऑटोमेटिक आपको डेफिनेशन बोलने और याद भी हो जाएगी, लिखने जाएगी। न्यूटन ने जो बताया, उसने कहा कि ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोनों ऑब्जेक्ट के मास के प्रोडक्ट, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी दरमियानी फासले के मुरब्बे के माकूस तनासुब है। तो थोड़ा सा देखिए इधर, कुछ बातें आप लोगों को पता है तो बहुत अच्छी बात, नहीं है तो आप थोड़ा रिवाइज कर ले सकते हैं। अगर मैं इस तरह लिखूं a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू b, यानी a b के रास तनासुब में है, इसका मतलब है अगर a बढ़ा तो b भी बढ़ेगा, यानी if the value of a increases then value of b also increases, एंड सिमिलरली अगर a की वैल्यू कम होगी तो b की भी वैल्यू कम होगी। ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, हम इसको बोलेंगे रास तनासुब। और अगर सपोज करो हमने इस तरह से लिखे डिवाइडेड बाय में, तो इसको बोलेंगे माकूस तनासुब, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और इसका जो मतलब है, इसका मतलब है कि a बढ़ा तो b कम होता, b बढ़ा तो a कम होता, यानी दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो कभी भी याद रखिए कि इस तरह से ऊपर रहा तो आप बोलेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रास तनासुब, और डिवाइड में रहा तो आप बोलेंगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल माकूस तनासुब। ये चीज़ याद रखिए। अब इसको देखते हुए हमको यहाँ पर कानून बोलना है, तो साथ साथ आप लिख भी सकते हैं समझते हुए। देखिए तो न्यूटन ने क्या बोला
कि पहले तो एक कॉमन डायलॉग बोल दिया उसने कि इन यूनिवर्स एवरी मैटर पार्टिकल अट्रैक्ट्स विद अनदर मैटर पार्टिकल, यानी हर एक मादे का जर्रा, कायनात में हर मादे का जर्रा हर दूसरे मादे के जर्रे को एक मखसूस कुव्वत के साथ कशिश करता है। यानी एवरी मैटर पार्टिकल इन यूनिवर्स एवरी मैटर पार्टिकल अट्रैक्ट्स अनदर मैटर पार्टिकल विद सम फोर्स, ये उसने पहले बोल दिया है, कॉमन चीज याद रख लीजिए आप, ठीक है। इसके बाद यहाँ देखकर आपको आगे का पूरा कानून बोलना है, पूरा लॉ बयान करना है। दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसको पढ़ेंगे हम, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अभी बोले हमने, दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, यानी ये कुव्वत कशिश दोनों ज़रात की कमियतों के, m1 m2 है कमियत, दोनों के बीच में ज़रब है तो हम बोलेंगे हासिल ज़रब, यानी ये कुव्वत कशिश दोनों ज़रात की कमियतों के हासिल ज़रब के रास तनासुब में होती है। और आर क्या है, दरमियानी फासला, और इनके दरमियानी फासले के मुरब्बे के माकूस तनासुब में होती है। इस तरह से कानून बोलेंगे आप, यानी दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। इस तरह से आपने लिख लेना है। और जैसे ही हम कभी भी जब ये प्रोपोर्शनलिटी तनासुब की अलामत हटाते हैं तो वहाँ पर मसावी और मुस्तकिल यानी इज इक्वल टू कांस्टेंट लगाते हैं, तो यहाँ पर भी इज इक्वल टू कांस्टेंट यूज करते हैं हम, कैपिटल जी, बाकी सब एज इट इज। और जी का जो नाम रखा हुआ है वो है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यानी कायनाती सकली मुस्तकिल। उर्दू में जरा ध्यान से देखो, समझ में नहीं राइटिंग करसिव है जरा उर्दू की। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कायनाती सकली मुस्तकिल या आफाकी मुस्तकिल भी इसको बोलते हैं, जी को ये नाम रखा हुआ है। तो आपको अगर क्वेश्चन आएगा एक्सप्लेन न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या न्यूटन का कानून कुलियत तजाजुब सकल का कानून बयान करो, सबसे पहले आप वर्डिंग में बोल देंगे कि कायनात में मादे का हर जर्रा मादे के हर दूसरे जर्रे को एक मखसूस कुव्वत के साथ कशिश करता है। ये कुव्वत कशिश दोनों जर्रात की कमियतों के हासिल ज़रब के रास तनासुब में होती है और इनके दरमियानी फासले के मुरब्बे के माकूस तनासुब में होती है। यानी इन यूनिवर्स एवरी मैटर पार्टिकल अट्रैक्ट्स अनदर मैटर पार्टिकल विद सम फोर्स एंड दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ऐसा बोल के इक्वेशन लिखना, ये बता देना, आपके लिए पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। और यहाँ पर जी की जो वैल्यू है वो याद रखना है, न्यूमेरिकल सॉल्व के लिए हमको आएगी 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ये जी की वैल्यू है, ये याद रखिए कैपिटल जी। और ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, यानी पूरे कायनात के लिए है। तो आप ज़मीन पे देखो, मरीख पे देखो, मुश्तरी पे, ज़ुहल पे, कहीं भी अगर आप चेक करते हैं तो जी की वैल्यू यही रहेगी, क्योंकि ये पूरे कायनात का मुस्तकिल है। एवरीवेयर इसकी वैल्यू 6.67 10⁻11 यही रहेगी। और ये इसकी यूनिट है, एसआई यूनिट, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। कैसा आया? सो यहाँ पर आप अगर जी का फॉर्मूला बनाए, आर स्क्वायर को इधर ला लिए, सो ये बन जाता एफ आर स्क्वायर, यानी एफ फोर्स के लिए न्यूटन एंड डिस्टेंस का स्क्वायर मीटर स्क्वायर, और ये m1 m2 नीचे लाए, किलोग्राम 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 स्क्वायर। इस तरह जी की यूनिट आप बना सकते, याद रखिए। हाँ, फिर आगे देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक कीपलर के क़वानीन। कीपलर के क़वानीन, कीपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। एक्चुअल में ये प्लैनेट्स जो मोशन करते हैं अराउंड द सन, उससे रिलेटेड है। तो पहले से ही इंसान को एक पुराने ज़माने से ही एक आदत थी जो आसमान में मौजूद है। फिज़िक्स की हमारी जो ब्रांच है एक एस्ट्रोफिज़िक्स, तो बहुत ज़्यादा उसका मालूमात हासिल करने का जज्बा आज भी हमारे पास है। जैसे कि आप लोग जानते हैं नासा में 30 से 35 के करीब जो परसेंटेज में 30 से 35% जो इंडियंस काम कर रहे हैं, और हमारा इसरो भी बहुत ज़्यादा स्पेस के वर्क में भी बहुत ज़्यादा नाम हो चुका है। और हम थोड़े दिन पहले देखे चंद्रयान 2 लॉन्चिंग, यानी कि काम चालू है, बाकी तो आगे कंटिन्यू और हमारी जद्दोजहद चालू है स्पेस मिशंस में। वैसे ही आगे हमको चैप्टर भी है एक स्पेस मिशन, उसमें हम डिटेल में देखेंगे।
तो उसी से रिलेटेड जो है यहाँ पर कीपलर के कवानीन है जो हमको देखने मिलते हैं। गैलीलियो जो साइंटिस्ट है जिसने दूरबीन का इजाद किया, टेलीस्कोप का, उससे पहले लोग सिर्फ आंखों से ही देखकर मुशाहिदा करते थे, लेकिन जब टेलीस्कोप की इजाद हो गई, इन्वेंशन हो गया, उसके बाद लोगों ने उसका मुशाहिदा टेलीस्कोप से किया। इसी तरह कीपलर ने भी अपना ऑब्जर्वेशन करने के बाद अपने 3 कानून बयान किए, 3 लॉज जो है उसने पेश किए। अब वो लॉज क्या थे आप अच्छे से देखिए, आपको पूरा उसके हिसाब से जो थ्योरी है थोड़ा बहुत समझ में अच्छे से आ जाएगा। देखिए पहला जो कानून है, पहला कानून जिसको आप कीपलर का पहला कानून भी बोल सकते या इसका नाम है मदार का कानून। इंग्लिश में इसको बोलेंगे फर्स्ट लॉ, या आप इसको बोल सकते लॉ ऑफ ऑर्बिट, ऑर्बिट लॉ भी बोल सकते हैं आप। तो पहले कानून में क्या बताया इसने, अकॉर्डिंग टू कीपलर, फर्स्ट लॉ में आपका जो सेंटेंस है कुछ इस तरह से है, एवरी प्लैनेट रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट। अब आपको पता होना चाहिए कि ये हमारा सर्कल है। अब अगर सर्कल को हमने थोड़ा सा इस तरह से अगर बनाए तो इसको हम बोलेंगे एलिप्स शेप, यानी अंडे की तरह, बेजवी जिसको बोलेंगे हम, तो इसको बोलते हैं अपन एलिप्टिकल शेप, ठीक है। अंडे की तरह जो शक्ल होता है, एग शेप उसको बोलेंगे। तो वैसे ही यहाँ पर भी उसने बताया कि ये जो प्लैनेट्स है सूरज के अतराफ में ऐसे सर्कल में नहीं घूम रहे, बल्कि दीज प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट। और एक बात याद रखिए, जिस तरह सेंटर होता है सर्कल में, ये जो सेंटर होता है, इसी तरह एलिप्स में भी 2 यहाँ पर पॉइंट ले सकते हैं हम, और इनको बोलते हैं फोकस। फोकस बोलते हैं इन्हें, यानी कि नुक्ते मास्का। जैसे सर्कल में सेंटर होता है वैसे यहाँ पर 2 फोकस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसे नुक्ते मास्का बोलते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर 2 नुक्ते मास्का, जिसपे से एक जगह अपना सूरज होता है, ये कीपलर के कानून में बताया गया था। तो आप सेंटेंस कैसा बोलेंगे, तमाम सैयारे सूरज के अतराफ बैजवी मदार में गर्दिश करते हैं, जिनके एक नुक्ते मास्का पर सूरज रहता है, दूसरी तरफ क्या रहता, कुछ भी नहीं रहता, खाली रहता, ठीक है। ये बोल देना है, एवरी प्लैनेट रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट विद सन एट वन ऑफ द फोकाई। बस पहला कानून सिर्फ इतना ही बोलना है आपको। इसके बाद हम देखेंगे दूसरा कानून। का दूसरा कानून देखेंगे अपन, जिसका नाम है मसावी रकबे का कानून, या रकबे का कानून भी बोल सकते हैं आप। लॉ ऑफ इक्वल एरिया या लॉ ऑफ एरिया, या फिर एरियल लॉ भी बोल सकते हैं आप। एरियल यानी एरिया रकबे से रिलेटेड है, एरियल सर्फ एक्सल से कोई रिलेटेड नहीं है, ठीक है। तो हमारा जो दूसरा कानून है, पहले कानून के मुताबिक हमको मालूम हो गया कि ये एलिप्टिकल ऑर्बिट में हमारा प्लैनेट रिवॉल्व होता, और जो फोकस है उसका, जो नुक्ते मास्का है, वहाँ पे सूरज रहता है। अब ये जो प्लैनेट है यहाँ पर रिवॉल्विंग जो कर रहा है, तो अगर हमने सूरज से इस प्लैनेट को जोड़ दिए एक लाइन से, यानी ये सूरज से सैयारे को मिलाने वाला खत हो गया, यानी द लाइन जॉइनिंग टू प्लैनेट एंड सन। अब सपोज करो ये ए पॉइंट से बी पॉइंट तक इसने x मीटर स्क्वायर डिस्टेंस कवर किया, 100-200 करोड़ मीटर स्क्वायर, बहुत ज़्यादा है, x मीटर स्क्वायर डिस्टेंस कवर किया। एंड सपोज फिर वो इधर आया घूमते हुए C पर, फिर इधर आ गया D पर, और ये भी सेम सपोज करो कि डिस्टेंस x मीटर स्क्वायर ही सेम है, ये जितना है एरिया, ये भी एरिया उतना ही है, ये जितना रकबा है ये भी रकबा उतना ही है। क्यों, तो आपको पता होना चाहिए, अगर मैं कोई चीज़ को ऐसा लिखूँ 2/3, या फिर मैं ऐसा लिखूँ 3/2, तो दोनों का मतलब एरिया 3×6, इसका भी एरिया 3×6 ही होता है। अगर इसकी लेंथ कम करेंगे तो विड्थ बढ़ जाएगी, और विड्थ कम की तो लेंथ बढ़ जाएगी, ये हमको पता है। वैसे यहाँ पर ज़्यादा चौड़ा है इसलिए लेंथ कम है, लेंथ ज़्यादा है चौड़ाई कम है, ऐसा आप बोल सकते हैं। एरिया अगर दोनों सेम है, सो इस कानून के मुताबिक अगर यहाँ से यहाँ आने को अगर इसको 1 महीना लगता है, तो यहाँ से यहाँ आने को भी इसको 1 महीना ही लगेगा। इन शॉर्ट बोलने का मतलब ये है कि ये जो लाइन हम खींच रहे, ये मसावी वक्फ़े वक्त में मसावी रकबा तय करता है।
ये अपने को बताना है, यानी इसको 2 महीने लग रहे, ये कवर करने को 2 महीने, या इधर कोई और आप सेम उतना ही अगर एरिया लेते तो उसको भी 2 महीने ही लगेंगे। यानी कि आप बोल सकते दूसरा कानून इस तरह से, द लाइन ज्वाइनिंग टू प्लैनेट एंड सन, द लाइन ज्वाइनिंग टू प्लैनेट एंड सन कवर्स इक्वल एरियल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इस तरह से आप बोल दे सकते हैं, यानी कि सूरज से सैयारे को मिलाने वाला खत मसावी वक्फ़े वक्त में मसावी रकबी फासला तय करता है। यानी कि ये जो सिमती निस्फतर आप इसको बोल सकते हैं लाइन को, यानी सिमती निस्फतर की इजाफी रफ्तार 0 होती है, या फिर इसका एरिया का चेंज जो है टाइम के साथ वो 0 होता है। यानी कोई चेंज हो रहा ही नहीं, हमेशा जितना टाइम ले रहे, जितना एरिया ले रहे उतना ही टाइम लग रहा। यानी डी/dt यानी तब्दीली, चेंज के लिए यूज करते हैं हम शरह, जिसको बोलते हैं रेट बोलते हैं। तो एरिया का शरह कितनी है, 0 है, यानी कोई चेंज वहां पर नहीं होगा। तो आप कानून बता देना, फॉर्मूला लिख देना, यानी कि एक्सेस वेलोसिटी ऑफ दिस वेक्टर रेडियस इज 0, दैट इज dA/dt आल्सो इक्वल टू 0। ये हमारा दूसरा कानून। इसी तरह तीसरा जो कानून है उसको बोलते हैं हम दौरे गर्दिश का कानून, या दौर का कानून भी बोल सकते हैं आप, लॉ ऑफ टाइम पीरियड, थर्ड लॉ। सबसे पहले दौर गर्दिश यानी दौर टाइम पीरियड, पीरियड किसको बोलते हैं आपको पता होना चाहिए। तो याद रखिए, कोई भी चीज़ को एक कंप्लीट साइकिल यानी कंप्लीट करने के लिए एक चक्कर जो वक्त लगता है उसे हम कहते हैं दौर। जैसे कि ज़मीन सूरज के अतराफ 365 दिन में एक चक्कर कंप्लीट करती है, तो हम बोलेंगे कि द टाइम पीरियड ऑफ अर्थ अराउंड द सन इज 365 डेज, यानी कि ज़मीन का दौर कितना है, 365 है। इसी तरह घड़ी के अंदर जो सबसे छोटा वाला कांटा रहता है जिसको आवर हैंड बोलते हैं अपन, यानी घंटे का कांटा, उसका दौर कितना है, उसका टाइम पीरियड कितना है, वीडियो पॉज करके जल्दी से बोलो कितना है। 24 घंटे 1 घंटा, यानी गलत, एक्चुअल में वो है 12 घंटे। तो जो छोटा वाला कांटा है उसको कंप्लीट करने के लिए 12 घंटे लगते हैं। 12, 1, 2, 3, ये 3 घंटे 6 घंटे, यानी 12 घंटे में एक कंप्लीट चक्कर करता है वो, तो उसका टाइम पीरियड है 12 आवर्स। तो वैसे ही यहाँ पर भी हम देखेंगे तीसरा जो कानून है, यानी कि ये जो प्लैनेट है रिवॉल्व होने वाला है सन के अराउंड में, एक कंप्लीट जो रिवॉल्यूशन करेगा उसके लिए जो टाइम लगेगा उसको हम बोलेंगे टाइम पीरियड। और ये जो डिस्टेंस है इसका एवरेज डिस्टेंस, इसको डिनोट करेंगे हम r से। अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ, t² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r। बस आपको ये वर्डिंग में बोल देना है, तीसरा कानून मुकम्मल हो जाएगा। तो तीसरा कानून आप किस तरह लिखेंगे, सैयारे के दौरे गर्दिश का मुरब्बा औसत दूरी के मुकब के रास तनासुब में होता है। द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ प्लैनेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। ये जो एवरेज डिस्टेंस है इसको आप सेमी मेजर एक्सिस बोलेंगे। सो यहाँ पर याद रखिए, सैयारे के दौरे गर्दिश का मुरब्बा सूरज से औसत दूरी के मुकब के रास तनासुब में होता है, यानी कि ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये कम होगा तो ये भी कम होगा। इसका मतलब सूरज के करीब जो प्लैनेट है उनका टाइम पीरियड कम है, यानी कि उनको चक्कर कंप्लीट करने को टाइम कम लगता है, और जितने दूर जाएंगे आप, जितने दूर प्लैनेट्स लेंगे उनका उतना ज़्यादा टाइम लगेगा। यानी जैसे कि आपको पता होना चाहिए, पहले ऑर्बिट में हमको मालूम है मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर कंटिन्यू है। सो इसका टाइम पीरियड कम रहेगा, यानी बहुत जल्दी इसका 1 साल हो जाएगा। वैसे ही इसका भी, अर्थ का अगर होगा 365 डेज, तो मार्स का और ज़रा ज़्यादा टाइम लगेगा, यानी कि जितना ज़्यादा r बढ़ेगा उतना ज़्यादा t बढ़ेगा। आप इसको इन शॉर्ट बोल सकते कि t1 स्क्वायर बाय t2 स्क्वायर इज इक्वल टू r1 क्यूब बाय r2 क्यूब। ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला याद रखना है। प्रोपोर्शनलिटी हटा के हम कांस्टेंट लगाएंगे, तो यहाँ कांस्टेंट कांस्टेंट कैंसिल, डायरेक्ट फॉर्मूला ये यूज़ कर सकते हैं। सो इंशाल्लाह आगे हम कंटिन्यू जारी रखेंगे। मेक श्योर टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।